नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक बड़ी खबर आ रही है अंदर खाने से, और वो खबर है कि जो लूटे हो उसको अब लौटाना होगा। इसकी आशंका बहुत पहले से व्यक्त की जा रही थी कि भारत सरकार इस दिशा में कुछ बड़ा कदम उठाने जा रही है, लेकिन अभी तक एक मौन सहमति बन गई थी सरकार और अपोजिशन के बीच में कि चलो भाई कोई बात नहीं है, आप हमारी बात मत उठाना, हम आपकी बात मत उठाना। लेकिन मोदी के राज में ऐसा लगता नहीं है कि ये मुमकिन होगा, और मोदी ने कुछ और ही सोच लिया है। लोग तंज कसते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो रामलला को लेकर आए, मंदिर वही बनाए, तारीख भी बताए, भव्य मंदिर बन करके चल रहा है। 370 की बात उठी, 370 के मामले में भी कहा खून की नदियां बह जाएंगी, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, और ये जो दिवा स्वप्न है भारत सरकार का वो स्वप्न ही रह जाएगा। 370 भी आया, 35A भी आया। फिर कहा गया कि हमारे सरिया कानून के तरफ अगर देखने की हिमाकत की तो आंख निकाल लेंगे, ये हमारा मामला है, हम मिल बैठ करके तय कर लेंगे। कहा ये तुम्हारा मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ी महिला की आबादी है, माताओं और बहनों की इज्जत का सवाल है, उसकी आबरू का सवाल है, उसके शोषण का सवाल है, ये हम चलने नहीं देंगे। 3 तलाक लेके आ गए। फिर आया सीएए और एनआरसी की बात, उस पर कुछ भ्रम फैलाया गया। कुछ स्टेट में सीएए लगभग लागू हो गया है, एनआरसी की भी बात चर्चा चल रही है, लेकिन सही तरीके से हो रही। किसी को भगाया नहीं जाएगा, किसी को हटाया नहीं जाएगा, लेकिन जो अवैध लोग हैं, जो विभिन्न गतिविधियों में शामिल हैं, उनके लिए तो शामत आएगी। उसमें कोई रुकावट नहीं होने वाली है, वो तो आगे बढ़ेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो वो भी होने वाला है। अब एक बात थी कि न खाएंगे न खाने देंगे, न सोते हैं न सोने देंगे। भारत सरकार के पूर्व कबीना मंत्री जो अब इस दुनिया में नहीं है, राम जेठमलानी साहब, अरुण जेटली साहब, उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि भाई मैं मोदी जी की सरकार में कंफर्टेबल नहीं, और मैं अपने प्रधानमंत्री के तहत अंदर में जो मैं कैबिनेट मंत्रालय में जो मुझे मिला हुआ है उसको लेकर के मैं असहज हूं। लोग परेशान हो गए, ऐसी क्या बात हो गई, खुलेआम इन्होंने बगावत शुरू कर दिया क्या, मोदी जी की आलोचना शुरू कर दी क्या। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति ऐसे हैं जो न तो खुद सोते हैं और न दूसरे को सोने देते हैं। ये 2 बजे रात को भी, 3 बजे रात को भी, 12 बजे रात को भी ये फोन खड़का देते हैं और कहते हैं कि ये मामला थोड़ा सा लग रहा है, इस पर जरा प्रकाश डालिए। पूछने लगते हैं, कुछ बात तो वो इस तरह से पूछ बैठते हैं। अब जिसके बारे में तैयारी करनी पड़ती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस संभाल रहे थे वो, डिफेंस भी कुछ समय के लिए उनके पास था, बहुत सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम कॉपी कलम लेकर के नहीं बैठते हैं, थोड़ा वक्त दीजिए, हम आंकड़ा खंगालते हैं, आप आंकड़े के बारे में पूछ रहे हैं तो ये करके हम बताते हैं आपको। तो फिर वो कह देते थे कि हाँ भाई कल इस तरह से बात होनी है और फलाने फलाने अधिकारी जी इस तरह से आएंगे तो एक बार चर्चा कर लिया जाए। तो अरुण जेटली जी कहने वाले हैं कि ये व्यक्ति ना सोते हैं ना सोने देते हैं, और इसलिए मैं असहज हूं। अच्छा था कि ये गुजरात में ही रहते। अब लोगों ने उनको कहा कि ये व्यंग हो रहा है, व्यंग के रूप में लिया लोगों ने। लेकिन सच बात यही है कि ना मोदी सोते हैं ना सोने देते हैं। और अब मोदी ने एक बेचैनी बढ़ा दी है, और सबसे पहला शिकार संयोग बस लीडर ऑफ अपोजिशन ही हो रहे हैं। अब ये एक संयोग है, लीडर ऑफ अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने प्ली किया है सुप्रीम कोर्ट से कि साहब हर ऐरा गैरा आ जाएगा और हमारे संपत्ति के बारे में हमसे डिटेल मांगने लगेगा और हम उसको जवाब दें, ये ठीक नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक सुनवाई हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता है जिन्होंने शोध करके उनके नागरिकता के ऊपर, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर
उन्होंने कुछ फाइंडिंग्स लाया है अदालत की निगाह में और सील लिफाफे में उन्होंने दिया है कि राहुल गांधी जी की ये कमाई है और राहुल गांधी जी की ये संपत्ति है। कमाई और संपत्ति के बीच में कोई संबंध दिखाई नहीं पड़ता है। डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट है इन कंपैरिजन टू इनकम। तो इसकी जांच होनी चाहिए। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इसकी जांच होनी चाहिए। वो अनुमति देने वाले थे इसके पहले ही, अभी वो मामला हाई कोर्ट में है, लेकिन तब तक श्रीमान राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके उनकी दलील यही है, पहली दलील है कि भाई राह चलता हुआ व्यक्ति आ जाएंगे और कोई अदालत से पूछने लगेंगे कि मेरा इनकम क्या है और मेरी प्रॉपर्टी क्या है, तो ये मैं बताते रहूंगा। ये प्ली ही अपने आप में अवैध है, ये गलत है। राह चलता हुआ व्यक्ति आपको पूछ सकता है, उसको पूछने की पूरी छूट है, आजादी है। कानूनन कोई गलत काम नहीं कर रहा है। अब अगर वो नहीं पूछेगा तो एजेंसियां पूछने लगेंगी, और अगर हाईकोर्ट यह आदेश देती है कि भाई ये जो फाइंडिंग्स ये सज्जन लाए हैं निकाल करके कि ये इनका इनकम है और ये इनकी प्रॉपर्टी है, ए इनकम है और बी प्रॉपर्टी है, इस दोनों के बीच में एक बड़ा मिसमैच है, तो राहुल गांधी कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं है। राहुल गांधी एक पब्लिक पर्सनैलिटी है, 5 बार 6 बार के सांसद हैं और वर्तमान में लीडर ऑफ अपोजिशन है। लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब होता है एक स्वस्थ डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर इन द वेटिंग। प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग उनको कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति लीडर ऑफ अपोजिशन है, अगर विधानसभा में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है तो उनको चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग कहा जाता है। और अगर आप लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, मोटे तौर पर राज्यसभा को छोड़ दीजिए, अभी लोकसभा ही रिप्रेजेंटेटिव होता है कॉमन मैन का, तो वहां अगर आप लीडर ऑफ अपोजिशन है तो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग कहलाते हैं आप। तो वो पब्लिक पर्सनैलिटी है, वो प्राइवेट पर्सनैलिटी नहीं है। इसलिए राह चलता ऐरा गहरा नत्था खैरा आपसे नहीं पूछ रहा है ये सवाल। कोई व्यक्ति अगर शोध करके कोई डॉक्यूमेंट अदालत में पेश किया है और अदालत उस पर आदेश देती है कि आप एक पब्लिक पर्सनैलिटी हैं, आपके इनकम और प्रॉपर्टी का जो आधार है उसमें अगर कोई मिसमैच नहीं है तो आप बता दीजिए। आप ये क्यों दलील दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हम हर किसी व्यक्ति को तो नहीं बताते रहेंगे कि हमारा इनकम क्या है और हमारी प्रॉपर्टी क्या है? ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता है, हम ये चलने नहीं देंगे। अब ये आर्गुमेंट अपने आप में सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड करेगा कि नहीं करेगा कहना मुश्किल है, लेकिन लपेटे में आ गए सबसे पहले राहुल गांधी। अब इसके अंदर की बात क्या है? मामला सिर्फ राहुल गांधी तक नहीं है, मामला है कि सरकार ने पूरी तरह से मन बना लिया है। कंप्लीट सर्जिकल स्ट्राइक on disproportionate asset, particularly of politician, then the number will come for bureaucracy and judiciary. ये ध्यान रखिए आप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पत्रकार उस श्रेणी से बाहर हो जाएंगे, पत्रकार भी आएंगे, भ्रष्ट पत्रकार भी श्रेणी में आएंगे। साफ साफ है। अभी देखिए भारत सरकार का एक जो चिदंबरम के जमाने से आ रहा है, अभी 2026 तक अगर आपको कुछ इस तरह का फॉरेन में आपकी संपत्ति है और आपका डिस्क्लोजर नहीं हुआ है तो आप डिस्क्लोज करके उसका बाकायदा टैक्स पे करके बचा सकते हैं उस प्रॉपर्टी को। लेकिन अगर कोई बेनामी संपत्ति है और सरकार को पता चलती है, और उस देश में अगर विदेश में आपकी संपत्ति है और बेनामी है और सरकार को पता चलती है, तो उस देश की सरकार से भारत सरकार को पूरा अधिकार है कि डिप्लोमेटिक चैनल खोल करके ये पता करने का कि भाई फलाना प्रॉपर्टी के बारे में कुछ संदेह व्यक्त किया जा रहा है, हमें सूचना मिली है, जरा पता कीजिए कि ये संपत्ति किसकी है। और उसमें अगर राज खुल गया कि वो संपत्ति लंदन की जो फलाना संपत्ति है, ए संपत्ति है, वो फलाने व्यवसायी का है या फलाने पॉलिटिशियन का है, या स्विट्जरलैंड में जो प्रॉपर्टी है ऑस्ट्रेलिया में है, साउथ अफ्रीका में है, अमेरिका में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, जहां भी है,
जिस किसी भी देश में ऐसी किसी संपत्ति का हवाला भारत सरकार को प्राप्त होता है और भारत सरकार ये अपने डिप्लोमेटिक चैनल से उसका पता लगा लेती है कि हाँ वो किसी इंडियन की प्रॉपर्टी है विदेश में, ठीक है विदेश के ही कानून के तहत खरीदा गया हो, लेकिन किसी इंडियन की प्रॉपर्टी है और इंडियन में खास तौर से पॉलिटिशियन है, तो फिर आपको एक मौका है, आप डिस्क्लोज कर दीजिए अपनी प्रॉपर्टी, टैक्स पे कर दीजिए सरकार को, आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया और सरकार को बेनामी संपत्ति के बारे में पता चल गया तो आप नप जाएंगे, आपके प्रति कोई मोहब्बत नहीं अपनाया जाएगा सरकार की तरफ से। एक तो विदेशी प्रॉपर्टी के मामले में यह बात हो गई। देश में अगर कोई प्रॉपर्टी है और खास तौर से पॉलिटिशियन की, जिन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में संपत्ति के बारे में जिक्र किया है, कोई कह रहे हैं कि हमको 200 करोड़ है, कोई कह रहे हैं हमको 300 करोड़ है, आप उस 200 करोड़ की प्रॉपर्टी का लेजिटिमेट टैक्स वगैरह दिया है या नहीं दिया है, और जो इनकम आ रहा है उसी से ये 200 करोड़ की प्रॉपर्टी बनी है कि 200 करोड़ बैंक में ही कैश पड़ा हुआ है या काइंड के रूप में प्रॉपर्टी है, सोना के रूप में है, जमीन के रूप में है, घर के रूप में है, फार्म हाउस के रूप में है, किस रूप में है, जिस किसी भी रूप में है, दुकान के रूप में है, कहीं बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया है उस रूप में है, मतलब आपकी संपत्ति है, वो प्रॉपर्टी है, कैश हो और काइंड हो। अगर आपने बनाई है तो कृपा करके आपने जो इलेक्शन एफिडेविट में दिया है उससे अगर इतर कोई जानकारी मिलती है तो सरकार चुप नहीं बैठेगी। और इतर जानकारी कैसे मिलती है आप सुन लीजिए। एडीआर की रिपोर्ट है, मेरी और आपकी नहीं है, एक संस्था है जो इलेक्शन कमीशन में जो एफिडेविट पॉलिटिशियंस जमा करते हैं उसके आधार पे वो थोड़ा रिसर्च करती है कि भाई कौन व्यक्ति है, कौन चुनाव लड़ने जा रहा है, इनके खिलाफ कोई केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस कितने हैं, फौजदारी केसेस कितने हैं, दीवानी केसेस कितने हैं, इस तरह का पता लगाती है। 44% अभी जो एग्जिस्टिंग लोकसभा है उसकी बात मैं कह रहा हूं, 44% मतलब लगभग आधे सांसद, लोकसभा राज्यसभा दोनों मिला लीजिए, आधे सांसद के करीब के ऊपर गंभीर अपराध रजिस्टर है और उसमें कई अपराध फाइनेंशियल फ्रॉड की श्रेणी में आता है। राज्यसभा में 34%, माफ कीजिएगा, लोकसभा में 44% है, राज्यसभा में 34% के आसपास है। और इसमें फाइनेंशियल फ्रॉड भी कम नहीं है। मतलब इन जो 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 हमारे गणमान्य चले गए हैं संसद, उनमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फाइनेंशियल फ्रॉड किया हुआ है। तो बाकी जो आपका अपराध है, संज्ञेय है या नहीं संज्ञेय है, उन अपराधों के लिए जो मुकदमे पीएमएलए कोर्ट बनाया गया, जो एमपी एमएलए के लिए जो कोर्ट बना, उसमें हुआ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुआ कि एमपी एमएलए कोर्ट में अगर मनी से, फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड कुछ है तो उसमें किया जाए, और पीएमएलए कोर्ट तो अलग हो गया लेकिन एमपी एमएलए के कोर्ट अलग बने 1 साल में उसकी सुनवाई के लिए, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। अब सरकार ने कहा कि भाई हमने मंदिर बना लिया, हमने 370 हटा दिया, हम सीएए ला रहे हैं, यूसीसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, 3 तलाक भी हमने हटा दिया। अब जो सबसे बड़ा कोड़ है हमारे समाज का वो है करप्शन, और करप्शन को लेकर के समाज में एक घोर निराशा है और गुस्सा है। मोदी इस बात को पढ़ चुके हैं। मोदी को मालूम है कि अगर हमने करप्शन पर जीरो टॉलरेंस न दिखाया, अब देखिए 17-18 हजार करोड़ रुपए भगोड़ों से जो देश छोड़ करके भागे हैं, उनसे 17-18 हजार करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है, लेकिन फिर भी नीरव मोदी भारत नहीं आया है, मेहुल चौकसी भारत नहीं आया है, ललित मोदी भारत नहीं आया है,
विजय माल्या भारत नहीं आया है तो सरकार के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि आप इन सबको बचा रहे हैं। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी और विजय माल्या, इन सबको आप बचा रहे हैं। सच बात यह है कि कांग्रेस नीति सरकार के समय में इनका असली घोटाला सामने आया। यह बात सही है कि भारत सरकार उनको एक्स्ट्राडाइट करने के लिए, उनके प्रत्यर्पण के लिए जो और ताकत लगानी चाहिए थी वो शायद नहीं लगा रही है, और इसलिए भारत सरकार को ये बदनामी मोल लेनी पड़ रही है। खासतौर से मोदी जी को ये झेलना पड़ रहा है कि आप जीरो टॉलरेंस तो कहते हैं करप्शन को लेकर के, लेकिन करप्शन करके जो भागा हुआ खिलाड़ी है आप तो उनको विदेश में अय्यासी कर रहे हैं। आए दिन वीडियो वायरल होते रहते हैं ललित मोदी और विजय माल्या की, ललित मोदी के तो खासतौर से अय्यासी के। कुछ दिन पहले ही वीडियो वायरल हुआ है ट्विटर पे कि वो कहां पर, साउथ अफ्रीका में या किसी एक अन्य देश में, वो वहां पे देखिए किस तरह से जुम्बा डांस कर रहे हैं और अश्लील हरकत कर रहे हैं ललित मोदी, अश्लील हरकत। विजय माल्या के भी बारे में वही कहा जाता है। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के भी बारे में आप ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इन दोनों के तो वीडियो आए हैं, बहुत वायरल हुए हैं, इनके बारे में चर्चा हो रही है। अब ये सारे लोग चूंकि भारत नहीं ले आ पाए गए हैं, इसलिए सरकार बैकफुट पर है। अब मोदी को लग रहा है कि अब वक्त आ गया है जहां हम इन मुद्दों को एड्रेस करें। पहले शिकार बन गए राहुल गांधी, लेकिन मित्रों खबर है अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, अब पवार इधर आ जाएंगे तो बच जाएंगे, अभिषेक बनर्जी, अब उनको सुप्रीम कोर्ट ने बाहर जाने की अनुमति दे दी है, देख लीजिए, अभिषेक बनर्जी, लालू यादव, डीएमके के, ये सारे लोग निशाने पर होंगे। हाँ, फिर आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि भाई नितिन गडकरी जी की जांच कीजिए, अमित शाह जी के लड़के का जांच कीजिए। तो जो व्यापार कर रहे हैं, सरकार को टैक्स दे रहे हैं, कानूनी रूप से उद्यम कर रहे हैं, आप उनको घेरिए। अगर आपको कोई गैर कानूनी चीजें पता लग रही हैं तो बताइए, प्रकाश में लाइए। लेकिन आप पहले ये बताइए कि आपका इनकम क्या था, आपने कहां से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। होटल्स के चेन के बारे में चर्चा है अखिलेश यादव जी के परिवार के बारे में, होटल्स के चेन हैं। अब वो कौन सा होटल है जहां कहीं तो मुलायम सिंह जी का फोटो लगा रहता था, अब शायद नहीं लगा रहता है। उसी तरीके से श्रीमान लालू यादव जी के पुत्र का नोएडा में कहा जाता है कि बड़ी प्रॉपर्टी है। वो प्रेम गुप्ता जी उनके फाइनेंसर हुआ करते थे, उनके करप्शन का पैसा प्रेम गुप्ता जी उसको हैंडल करते थे, और उद्धव ठाकरे का कहना ही क्या है। अब ये खबर आ रही है कि जब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी के डिस्क्लोजर नहीं करने के लिए, तो क्या अंदर अंदर कोई चर्चा चल रही है? क्या ये 2027 विधानसभा चुनाव के पहले कुछ इस तरह की बात प्रकाश में आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। हमारे पास जो इनपुट आ रहे हैं मित्रों, उसमें यही है कि मोदी ने अब यह तय कर लिया है कि अब यह नहीं चलेगा। डिसप्रोपोर्शनेट एसेट इनकम, इसकी तहकीकात होगी और इसकी पड़ताल पब्लिक डोमेन में रखी जाएगी। हम इसे लंबे समय तक नहीं टाल सकते। ठीक है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता नपेंगे, कोई बात नहीं है। आप करेंगे गड़बड़ तो करिए, पब्लिक डोमेन में लाइए, आप उनकी भी जांच कराइए, कराइए तो सही, आइए तो सही। लेकिन मोदी सिर्फ इसलिए पीछे हट जाएंगे कि इसमें बीजेपी के कुछ नेता इसमें फंस जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। अब मोदी का ये कहा जा रहा है, मुझे नहीं मालूम कि कब ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, लेकिन हमारे पास जो सूचना है उसमें यह सूचना है कि ईडी को फुल हैंड दिया गया है कि आप पूरी तहकीकात कीजिए। सीबीआई को भी एक्टिव किया गया है कि आप पूरी तहकीकात कीजिए कि डिसप्रोपोर्शनेट एसेट और इनकम का जो पॉलिटिशियंस जो कमाल कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ मिलियंस में खेल कर रहे हैं, और ब्यूरोक्रेट्स को भी देखिए, इस पर पहले फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में पता नहीं कौन कौन आएंगे, लेकिन फर्स्ट फेज में इनकम और एसेट का आपको डिक्लेरेशन ठीक से करना पड़ेगा। मोदी ने यह मन बना लिया
और अपने डिपार्टमेंट को आदेश दे दिया, आप इसकी तहकीकात शुरू कर दीजिए। अब देखिए, अभी तो 5-7 महीने बचे हैं, चुनाव को होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।